हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर बेबी वी केयर। सो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आप नॉर्मल डिलीवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई हो। तो इस वीडियो में हमारे साथ जाने के लिए शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने सी सेक्शन के टाइम पर क्या करना चाहिए, सी सेक्शन के बाद अपना कैसे ख्याल रखना चाहिए और सी सेक्शन क्यों ज़रूरी होता है और अपने टांकों का ख्याल कैसे रखें, इन सारे टॉपिक्स पे अच्छा डिस्कशन किया हुआ है। और वो वीडियो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी और कई लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उस सीरीज़ को पूरा देखें ताकि आपको सारी डिटेल्स ढंग से समझ आ सके। आजकल सी सेक्शन के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसी बात से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो रहा है कई लोगों में कि क्या सी सेक्शन के बाद दोबारा भी सी सेक्शन ही होता है या आप नॉर्मल डिलीवरी भी ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमसे पूछा और जिस पर हमने बहुत सारी रिसर्च की, डॉक्टर से कंसल्ट किया और उसके बाद हमें ये पता चला है कि हाँ, सी सेक्शन के बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है, जिसे आप वी बैक कहते हैं, यानी कि वेजाइनल बर्थ आफ्टर अ सीजेरियन डिलीवरी या आफ्टर अ सी सेक्शन डिलीवरी। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ध्यान रखने होते हैं कि आपकी जैसे कि जो डिलीवरी है वो पहले अगर आपकी सी सेक्शन हुई है तो वो कौन से रीजंस है जिनकी वजह से सी सेक्शन डिलीवरी हुई है आगे आने वाला जो बेबी है उसकी कंडीशन फिलहाल क्या है। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब आप एक वी बैक के लिए ऑप्ट करते हैं। तो इसके लिए बेस्ट यही रहेगा, जब भी आप पहली बार सी सेक्शन करा चुके हैं और दूसरी बार आपकी डिलीवरी ऑलरेडी प्लान्ड है तो आप डॉक्टर से डिस्कस करें, इस बारे में पूरी डिटेल डिस्कस करें कि आखिर कौन से कितने चांसेस हैं और आपकी पर्टिकुलर केस स्टडी क्या है, क्योंकि ये केस टू केस डिपेंड करता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपका करंट स्टेटस क्या है, आपके बेबी का करंट स्टेटस क्या है या मदर का करंट स्टेटस क्या है। दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रॉपरली आपका जो डॉक्टर है वो डिटेल में स्टडी करेगा, जो भी अल्ट्रासाउंड्स आपको सजेस्ट किए जाते हैं वो आपको प्रॉपरली कराने हैं और डॉक्टर्स इस पूरे केस को स्टडी करेंगे, प्लस पुराने वाले केस की पूरी फाइल भी स्टडी करेंगे, जिससे उन्हें ये समझ जाएगा कि करंट स्टेटस क्या है। तो जब हम बोलते हैं कि मदर की साइड से क्या फैक्टर्स हैं या बेबी की साइड से क्या फैक्टर्स हैं, इन दोनों को आइए अच्छे से समझते हैं। तो बेबी की साइड से जब हम डिस्कस करते हैं तो बेबी के साइड के जो फैक्टर्स होते हैं उनमें आता है जैसे कि बेबी अभी किस कंडीशन में, कहीं बेबी ब्रीच कंडीशन में तो नहीं है, या बेबी का वेट जो है वो ओवर वेट तो नहीं है, उसका हेड भी बहुत बड़ा है, या फिर उसका जो वेट है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो आपके पेल्विक एरिया से पास नहीं हो सकता। तो उन केसेस में आपको एक वेजाइनल डिलीवरी सजेस्ट नहीं की जाती है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब आप ये देखते हैं कि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है या फिर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है, तो आपको वो वीडियो एक बार ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। यहाँ पे भी वही फैक्टर्स काम करते हैं, बस यहाँ पे कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बेबी के सारे फैक्टर्स वैसे ही होते हैं, पर जब मदर के फैक्टर्स देखते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब बेबी के फैक्टर्स होते हैं उनमें जैसे कि बेबी का हेड का साइज़ या बेबी का जो ब्रीच पोजीशन तो नहीं है, यानी कि बेबी उल्टा तो नहीं है, यानी कि बैठा हुआ कंडीशन में तो नहीं है। बेबी को हमेशा सर की साइड से होना चाहिए ताकि वो इजीली पास कर सके, बट अगर वो सर की साइड से नहीं है, उसके बॉटम्स नीचे हैं या पैर नीचे हैं, तो उस केस में आपको एक सिजेरियन ऑप्ट किया जाता है, क्योंकि बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है अगर आप एक नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर बेबी ने मेकोनियम पास कर दिया, यानी कि बेबी ने पॉटी कर दिया और उसको कंज्यूम कर लिया, तो वो बहुत ही ज़्यादा फेटल होता है बेबी के लिए। इसीलिए डॉक्टर्स भी तब ये सजेस्ट करते हैं कि आप तुरंत सी सेक्शन करें और बेबी को अब उसके बाद आप अंदर नहीं रहने दे सकते हैं, इसलिए तब नॉर्मल डिलीवरी का वेट नहीं करना चाहिए और डॉक्टर्स कहते हैं कि तुरंत आप बेबी को बाहर निकालें यूजिंग एन एमरजेंसी सी सेक्शन। इसके साथ ही साथ जब माँ की बात की जाती है तो मदर की साइड से कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो मदर्स की साइड से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको ये बताया है कि मदर की साइड से सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, मदर की कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है जिनकी वजह से हो सकता है पहली बार में उन्हें सी सेक्शन ऑप्ट करना पड़ा। तो ये कौन सी कंडीशन थी जिसमें आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपका कुछ ऐसा फैक्टर्स है जैसे कि आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डिलीवरी से रिलेटेड कई और भी इश्यूज़ हैं, अगर ये सारे इश्यूज़ हैं तो फिर डॉक्टर वेट नहीं करेंगे एक नॉर्मल डिलीवरी की और आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप एक सी सेक्शन डिलीवरी ही दोबारा ऑप्ट करें, क्योंकि केस तो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। जो रीज़न पहले थे वो रीज़न अभी भी हैं नॉर्मल डिलीवरी ना होने के, और इस केस में आपको अननेसेसरी वेट नहीं करना है और डॉक्टर से भी अननेसेसरी आर्ग्यू नहीं करना। हाँ, एक बार आप डॉक्टर को पूछिए कि क्या रीज़न है कि आपका सी सेक्शन ही नेसेसरी है और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, और अगर आपको वो सारे फैक्टर्स सही लगते हैं, जस्टिफाइड लगते हैं, तो आप
बिल्कुल डॉक्टर की बात सुनिए और समझिए, उसको लेकर आप राइट डिसीजन लीजिए। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को अवेयर रखें कि कौन सी कंडीशंस होती हैं। मेरा ये जो वीडियो है, ये वीडियो और इसके पहले वाला वीडियो भी मैंने इसी बेसिस पे बनाया है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आखिर सी सेक्शन डिलीवरी क्यों करानी है। क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि सी सेक्शन जो है डॉक्टर्स अपने फ़ायदे के लिए करा रहे होते हैं, और कई जगहों पर ऐसा होता भी है, इस बात को हम झुठला नहीं सकते। बट जब आप अपने पर्टिकुलर केस की बात करते हैं तो आपका केस जो है वो आप पूरा का पूरा स्टडी कर सकते हैं। आपकी केस फाइल होती है, उस पर आप उसको स्टडी करिए, और साथ ही साथ आप इंटरनेट का पूरा यूज़ करिए। अगर आपके नोन में कोई डॉक्टर है या गायनेकोलॉजिस्ट है पर्टिकुलरली, तो आप उनसे कंसल्ट करिए कि ये पर्टिकुलर आपके जो रीडिंग्स हैं या डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स हैं, और इसके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि क्या एक नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है। और इसमें जितनी ज़्यादा आप अवेयरनेस रखेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हाय फ्रेंड्स, ख्याति भी आ गई है मेरे साथ, बिकॉज वो अभी खेल रही थी और फिर उसके बाद बोर हो गई, एंड वो चाहती है कि वो भी वीडियो में आए, तो मैं उसको लेकर आ गई हूँ। से हाय टू एवरीवन, हाय। सो मेरे जो ये वीडियोज़ हैं मैंने इसीलिए बनाए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड हो सके रिलेटेड टू सी सेक्शन। तो जब मुझे ये टॉपिक पता चला कि कई लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं कि पहली बार अगर उन्हें सी सेक्शन डिलीवरी की है और उसके बाद दोबारा वो चाहते हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो क्या ये पॉसिबल है। ऐसा क्वेश्चन कई बार हमसे लोगों ने पूछा, हमें इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, इसके साथ ही साथ यूट्यूब में भी कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बात पूछी है। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स निकाल कर आपको बताऊं। तो इसीलिए ये वीडियो है आपके लिए। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि मदर की बॉडी की तरफ से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आपको बताया मैंने कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है या लो लाइंग प्लेसेंटा की प्रॉब्लम है, तो जब पहली बार आपका सी सेक्शन हुआ था तो क्या रीज़न था जिसकी वजह से सी सेक्शन हुआ था। का मान लीजिए इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ है, जिसमें आपने पहले डॉक्टर ने आपका लेबर इंड्यूस कराने की कोशिश की है बट वो फेल हो गया है, तो इस केस में आपको डॉक्टर दोबारा सी सेक्शन ही कराएंगे, क्योंकि पहले भी ट्राई किया जा चुका है और आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो वीडियो बनाया है ये इसीलिए बनाया है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूँ रिलेटेड टू सी सेक्शन। क्योंकि जब सेकंड टाइम डिलीवरी होने वाली होती है तो लोगों को ये लगता है क्योंकि उनकी पहली बार सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो दोबारा भी सी सेक्शन होगी, बट ऐसा नहीं है। कई केसेस में आपको दोबारा वी बैक भी दी जा सकती है, यानी कि वजाइनल डिलीवरी आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी। तो उसमें पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपकी पहले जो डिलीवरी हुई थी वो क्यों नॉर्मल नहीं हुई थी। कई रीजंस होते हैं, जैसे कि आपका अगर बेबी की साइड से था तो वो तो दोबारा वो हो सकता है वो फैक्टर्स काम ना करे और आपको एक नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी इस बार ऑप्ट करने का ऑप्शन मिले। लेकिन अगर मदर की वजह से होती है तो कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें दोबारा ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप एक नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट करें, क्योंकि कई बार मदर की बॉडी इस तरीके से तैयार नहीं होती है कि वो एक विजाइनल डिलीवरी दे सके। तो उन केसेस में आपको नॉर्मल डिलीवरी के पीछे नहीं पड़ना है, और जैसा आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, अगर वो सी सेक्शन सजेस्ट करते हैं तो आप सी सेक्शन ही ऑप्ट करें। और इस केस में आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें उतना बाकी लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सबको पता होना चाहिए। अगर आपकी एक बार सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो दूसरी बार ज़रूरी नहीं है कि सी सेक्शन डिलीवरी ही हो, आपके कई चांसेस हैं जिनकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है। तो पहली बार में अगर आपका बेबी ब्रीच पोजीशन में था, या आपके बेबी का वेट ज़्यादा था, या उसका हेड बहुत ज़्यादा बड़ा था, या बेबी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे, तो हो सकता है वो इस बार काम ना करे और आप एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। जब आपकी प्रेगनेंसी 37 वीक्स की हो जाती है उसके बाद डॉक्टर्स चेक करते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि बेबी की करंट पोजीशन क्या है, और अगर बेबी ने अपना हेड डाउन कर लिया है, यानी कि वो ब्रीच पोजीशन में नहीं है, और उसके साथ ही साथ बेबी जो है वो प्रॉपर परफेक्ट वेट का है, एंड साथ में उसके जो डायमेंशंस है वो भी ठीक हैं, अगर लास्ट टाइम की वजह से या अभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है रिलेटेड टू योर बॉडी, अगर आपको मान लीजिए प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम नहीं है या लो लाइंग प्लेसेंटा की प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके साथ ही साथ डॉक्टर्स बचे हुए जो भी फैक्टर्स रहेंगे उनको स्टडी करेंगे और आपको एक नॉर्मल डिलीवरी सजेस्ट कर सकते हैं।
तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जिस डॉक्टर को आप विजिट कर रहे हैं वो कैसा है। आपको ये पता करना चाहिए कि वो डॉक्टर किस चीज़ के लिए फेमस है, ज़्यादा सी सेक्शन कराने के लिए फेमस है या ज़्यादा वेजाइनल डिलीवरी के लिए फेमस है। या फिर जैसे होता है कि अगर पहली बार, कई बार ऐसे कई केसेस आपने सुने होंगे कि ये जो डॉक्टर है फलाना डॉक्टर, पिछली बार किसी और से हमने डिलीवरी कराई थी और इस बार डॉक्टर जो हमने चूज़ किया उसने हमारी नॉर्मल डिलीवरी करा दी, जबकि पिछली बार हमारा सी सेक्शन हुआ था। तो आप ऐसे डॉक्टर्स को सर्च कर सकते हैं जिनकी ऐसी कोई केस हिस्ट्री रही हो, आपके पास जान पहचान में कोई ऐसे डॉक्टर्स हैं, तो आप ऐसे ही डॉक्टर्स को चूज़ करें। इसके साथ ही साथ डॉक्टर कितना सपोर्टिव है आपके लिए इस कंडीशन में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर रिस्क लेना ही नहीं चाहते और ऐसे केसेस एंटरटेन ही नहीं करते। वो सीधा बोलते हैं कि क्योंकि पिछली बार आपका जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी, इसलिए इस बार भी आप नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको उसमें डॉक्टर को क्वेश्चन पूछने हैं कि आखिर क्या रीज़न है, क्यों आप चेक नहीं कर सकते या फिर क्यों हम ट्राई नहीं कर सकते। इसको बोला जाता है ट्रायल ऑफ लेबर फॉर वेजाइनल डिलीवरी, मतलब कि आप लेबर ट्राई कर सकते हैं आफ्टर, अगर आपका पहली बार सी सेक्शन हो चुका है तो आप इस बार आप क्या ट्राई भी नहीं कर सकते। तो डॉक्टर से आपको इसके बारे में अच्छे से डिटेल कलेक्ट करनी है। पिछली बार आखिर आपको क्यों नॉर्मल डिलीवरी नहीं दी गई थी और आपका सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी। तो हो सकता है उसमें आपको डॉक्टर ने ट्राई किया हो कि वो लेबर इंड्यूस कर सके, पर वो फेल्ड हो गया हो। लेकिन मतलब फेल्ड हो गया हो, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ा हो और फिर उसके बाद कंट्रोल नहीं हो पा रहा हो, ऐसी रीज़न नहीं है। अगर वो फेल्ड ही हो गया, इंड्यूस ही नहीं हो पाया है, तो उस केस में आपको फिर से सी सेक्शन ही ऑप्ट करना पड़ता है। आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहता है कि आपका जो स्कार है, यानी कि पिछली बार जो आपको एक इंसिजन दिया गया था जो कि आपके यूट्रस को कट करके आपका बेबी जब बाहर निकाला जाता है तो एक निशान बन जाता है। अब उसकी जो है उसकी जो थिनिंग कितनी, मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर थिनिंग हो गई है तो फिर डॉक्टर जो है वो आपको सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप एक नॉर्मल डिलीवरी जो है वो ऑप्ट करें, क्योंकि एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है मेम्ब्रेन का रैप्चर हो जाना, जो कि कहा जाता है कि वैसे तो 1 in 200 विमेन ही होता है, बट फिर भी केसेस तो रहते हैं। तो इसी में डॉक्टर आपका रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जब आप नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है और वो जो है रिस्क कोई भी डॉक्टर अपने लिए नहीं लेना चाहता है। और इतना रिस्की इसको इसीलिए बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, बट इम्पॉसिबल है ऐसा नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पहला तो आप अवेयर रहें कि क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरीज होती हैं, और उसके साथ ही साथ क्या फैक्टर्स है आपकी बॉडी में जिसकी वजह से लास्ट टाइम आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी, और साथ ही साथ क्या वो बेबी की वजह से थी या फिर आपके बॉडी की वजह से थी या फिर आपकी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर उस सिचुएशन से रिलेटेड थी या परमानेंट ऐसी कोई प्रॉब्लम है। अगर ऐसा है आप पूरा प्रॉपरली स्टडी करेंगे, अपनी केस हिस्ट्री को प्रॉपरली स्टडी करिए, प्लस आप इंटरनेट पे अवेलेबल सारे रिसोर्सेज को खंगाल मारिए और पता करिए कि आखिर कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से इस बार आप सी सेक्शन ऑप्ट करेंगे या फिर इस बार आप नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट करेंगे। और ये जो स्कार की थिनिंग है ये आपको ऊपर से देखकर नहीं पता चलता है, वो आपको पूरी डिटेल्स जो है वो मेडिकल हिस्ट्री देखकर ही पता चलेगा। जो आपकी लास्ट टाइम जो आपका पूरी डिलीवरी फाइल बनती है, डिस्चार्ज पेपर्स बनते हैं, उनको स्टडी करना पड़ता है और फिर आपको पता चलता है कि आखिर क्या रीज़न था अभी जो है वो। और साथ ही साथ जो स्कार की जो थिकनेस है वो अभी पता चलती है आपको एक अच्छे अल्ट्रासाउंड के थ्रू। वो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि आप अपने अल्ट्रासाउंड को करा के आइए और उसमें जो भी डिटेल्स रहेंगी उस पर डिपेंड डॉक्टर अच्छे से डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो डॉक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देकर सिलेक्ट करें। मैंने अपने पहले भी वीडियोज़ में बताया है आपको कि डॉक्टर को सिलेक्ट करते समय आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करना है, आपको बहुत थॉरो रिसर्च करनी है कि डॉक्टर का हिस्ट्री क्या है, डॉक्टर का बैकग्राउंड क्या है, डॉक्टर की वैल्यू क्या है और वो किस चीज़ के लिए फेमस हैं। कई डॉक्टर्स होते हैं जिनको देखते ही लोग कहते हैं अरे ये तो हमेशा सी सेक्शन कराते हैं, और कई होते हैं जो कि कहते हैं, जिनको देखकर लोग ये कहते हैं कि हाँ अरे ये तो डॉक्टर इतने अच्छे हैं जो कि सी सेक्शन कभी कराते ही नहीं है जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो इस तरीके के डॉक्टर्स को आपको पता करना है और अपने एरिया में अपने हॉस्पिटल्स के बारे में जानिए कि वो किस चीज़ के लिए फेमस है, उनकी हिस्ट्री क्या है, लोगों ने क्या रिव्यूज़ दिए हैं गूगल पे, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और थॉरली आप इतना अच्छे से रिसर्च करिए जब आप चूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे, क्योंकि जब आपके पास 9 मंथ्स होते हैं तब आपको उन 9 मंथ्स का अच्छे से यूज़ करना है शुरुआत में। कि आप जब डॉक्टर सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो वो सारे फैक्टर्स ध्यान दीजिए कि डॉक्टर आपका पूरा सपोर्टिव होना चाहिए, प्लस वेल इक्विप्ड होना चाहिए। और जिस हॉस्पिटल में आप डिलीवरी कराने जा रहे हैं वहाँ पे अगर आप मान लीजिए आपकी पहले सी
सेक्शन डिलीवरी हो चुकी है और दूसरी बार में अपने नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको ये अच्छे से ध्यान देना है कि उस हॉस्पिटल में इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए भी अवेलेबिलिटी रहे। यानी अगर मान लीजिए वो नॉर्मल डिलीवरी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है तो इमरजेंसी में डॉक्टर आपको सी सेक्शन करके दें, और बहुत ही अच्छी टाइप के डॉक्टर्स होने चाहिए वहाँ पे। साथ ही साथ पीडियाट्रिशियन भी अवेलेबल होना चाहिए। और जब आपकी ये दूसरी बार भी जब आपको डिलीवरी कराई जाती है तो उस टाइम पे भी तब डॉक्टर्स बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं कि बेबी की हार्ट बीट क्या है, मदर की हार्ट बीट क्या है। ये सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली स्टडी पे चलती रहती है, और इनमें से कोई भी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डिप कर रहा है, या बेबी का NST चल रहा होता है यानी नॉन स्ट्रेस टेस्ट चल रहा होता है, या CGT चल रहा होता है, तो वो जो डॉक्टर्स हैं वो अच्छे से स्टडी करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि ये मतलब नॉर्मल डिलीवरी या नॉर्मल लेबर के लिए प्रोग्रेस होने देंगे या फिर अभी रिक्वायरमेंट है और अभी वो उसको वहीं के वहीं स्टॉप करके इमरजेंसी सी सेक्शन कराना पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो वहाँ पे हॉस्पिटल में इस चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपका बेबी आता है तो वहाँ पे उसे तुरंत जो हैंडल करने वाले पीडियाट्रिशियन हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं, और अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो क्या वहाँ पे जो वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो क्या वो नॉर्मल डिलीवरी की जगह सी सेक्शन, इमरजेंसी सी सेक्शन ऑप्ट कर सकते हैं, और वो वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो इतने वेल क्वालिफाइड हैं या नहीं है, उनकी ट्रैक हिस्ट्री वगैरह सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान दें। तो ये सारी छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप जब आप दोबारा अपना डिलीवरी कराने जाते हैं, मतलब आपको ये दूसरी बार में अच्छे से चेक करना है, जब आप डॉक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं उस समय भी, और साथ ही साथ जब आप फाइल स्टडी कर रहे हैं तो डॉक्टर के साथ आप उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करें कि आखिर क्यों दोबारा आपको वीबैक ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, और पहली बार में ऐसे कौन से रीज़न थे या अब कौन से ऐसे रीज़न हैं, क्या बेबी की कंडीशन अगर ठीक है, बेबी की पोजीशन ठीक है, हर चीज़, तो फिर क्यों ऐसा है कि वो आपको वीबैक का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। और अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स बहुत नाराज़ हो जाते हैं और गुस्सा कर देते हैं, तो बस ये आपका क्यों है कि अगर इतने ज़्यादा नॉन कोऑपरेटिव डॉक्टर है तो आप उस डॉक्टर के पास कराइए ही मत, आप कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढिए और उससे डिलीवरी कराइए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि डिलीवरी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपको आसपास के लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जो भी आपका डिलीवरी पार्टनर है उसका भी सपोर्ट आपके लिए मैटर करता है, प्लस हॉस्पिटल और हॉस्पिटल का स्टाफ कैसा है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये आपके लिए एक अलार्म है, समझ लीजिए कि अगर डॉक्टर ने बात करते समय ही पहले ही बहुत ज़्यादा पुशबैक कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो या वैसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। डॉक्टर ऐसा होना चाहिए जो कि सारे क्वेश्चंस का ठीक से आंसर दे, और साथ ही साथ इतना ज़्यादा सपोर्टिव हो, मतलब डॉक्टर के पास एक मदरली सपोर्ट हो आपके लिए, यानी कि जो पेशेंट है पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा केयर की फीलिंग हो। डॉक्टर को ये समझना चाहिए कि जो पेशेंट है वो किस कंडीशन से जा रहा है, क्योंकि ये डिलीवरी में एक बार सिर्फ स्कार की बात नहीं होती कि एक बार एक इंसिजन हो गया और वो लाइफ लॉन्ग का स्कार हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती है जब एक बार आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है और एक बार आपका सी सेक्शन हो जाता है, और जब दोबारा आप सी सेक्शन के लिए जाने वाले हैं तो फिर ये भी बोला जाता है कि आप लगातार 2 बार तो सी सेक्शन फिर भी चल जाता है, लेकिन तीसरी बार अगर आपने सी सेक्शन कराया है तो डॉक्टर बोलते हैं कि तीसरी बार के बाद आप बेबीज़ ना करें, क्योंकि वो आपके लिए भी सही नहीं रहता है और काफ़ी रिस्की कंडीशन हो जाती है। और साथ ही साथ 2 बार आपने सी सेक्शन की डिलीवरी कराई है तो तीसरी बार भी आपको सी सेक्शन ही करानी पड़ती है, क्योंकि इस केस में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि एटलीस्ट पहली बार में तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, दूसरी बार में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है, बट तीसरी बार में डॉक्टर्स बहुत ही कम ऐसे केसेस लेते हैं कि 2 बार आपकी ऑलरेडी सी सेक्शन डिलीवरी हो चुकी है, तो तीसरी बार में डॉक्टर इसको हाथ लगाना कम ही चाहते हैं, और बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि तीसरी बार में एक वेजाइनल डिलीवरी के लिए डॉक्टर आपको सजेस्ट करे, क्योंकि 2 बार कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहे होंगे जिसकी वजह से आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, तो तीसरी बार भी डॉक्टर उसी पे चलना चाहते हैं और कोई बड़ा रिस्क नहीं इन्वाइट करना चाहते हैं। तो आई होप कि आपको डॉक्टर्स की बातें भी समझ आ रही होंगी। आप डॉक्टर से थॉरो अंडरस्टैंडिंग लीजिए कि आपकी करंट कंडीशन क्या है, व्हाट आर द मेडिकल रीजंस जिनकी वजह से वो आपको वेजाइनल डिलीवरी का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, और अगर वो आपको सेटिस्फाइंग लगता है तो आप बिल्कुल अपनी नॉर्मल डिलीवरी नहीं, आप सी सेक्शन के लिए जाइए, और अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं लगता है तो फिर आप बार बार क्वेश्चन करें जब तक आप पूरा समझ ना लें। आप थॉरो रिसर्च करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट हाँ अगर नॉर्मल डिलीवरी अगर पहली बार आपकी सी सेक्शन है तो थोड़ा रिस्क ज़रूर रहता है, लेकिन एक नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है। पहली बार किस वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई थी ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, और साथ ही साथ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पहली बार में जब आपने डिलीवरी कराई थी और अभी की जो डिलीवरी है इसके बीच में ड्यूरेशन कितना है। जनरली ये बोला जाता है कि एटलीस्ट 18 मंथ्स का टाइम होना चाहिए दोनों के बीच में, यानी कि
इतना टाइम वैसे तो बोला जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी एटलीस्ट 2 साल का तो बोला ही जाता है, और डिलीवरी के लिए क्योंकि आपकी बॉडी को भी रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए, तो उसी तरीके से सी सेक्शन डिलीवरी के लिए भी बोला जाता है कि एटलीस्ट 18 मंथ्स का टाइम तो आपको देना ही देना है, ताकि आपकी बॉडी थोड़ा सा हील कर पाए। नहीं तो फिर जो है रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सी सेक्शन के बाद दोबारा अगर आप मान लीजिए वेजाइनल डिलीवरी कराते हैं तो बहुत ज़्यादा एक मतलब फोर्स लगता है आपके उन टाँकों पे, पुराने टाँकों पे, या फिर वो जो मेम्ब्रेन है वो रैप्चर हो सकती है, और वो कंडीशन आप बिल्कुल भी नहीं इन्वाइट करना चाहते हैं। तो इसीलिए आपको डॉक्टर से थॉरो अंडरस्टैंडिंग लेनी है। और हाँ, पॉसिबल है, लेकिन वो आपके पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग पॉसिबल है, और वो केस स्टडी आप अपने डॉक्टर के साथ बैठकर डिस्कस करेंगे, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी या नहीं। सो आई होप कि मैंने आपको सारे ही क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा और आपकी कुछ कन्फ्यूजन्स यहाँ रिजॉल्व हो पाई होगी। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप स्प्रेड कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को ज़्यादातर सी सेक्शन के बारे में प्रॉपर डिटेल्स है ही नहीं, और मैं चाहती हूँ कि ये सारी डिटेल्स लोगों तक पहुँचे। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम और एफ़र्ट लगे हैं, इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वीडियो को बनाने में भी एफ़र्ट्स लगे हैं। तो मैं आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहूँगी, इस तरीके के वीडियो को और भी ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल पर अवेलेबल प्रेगनेंसी, बेबी केयर, डिलीवरी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ चेक कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दूसरों को भी सजेस्ट करें। हम अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे और साथ ही साथ पिंटरेस्ट पे भी अवेलेबल हैं। आप हमें वहाँ भी ज़रूर चेकआउट करें, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर बेबी एंड योर लव्ड वंस। बाय बाय।